नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की अर्थशास्त्र की जो तैयारी है वो बेहतर चल रही होगी। और उन्हीं को बेहतर बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 1 है परिचय और आज उसका है लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था सर? लेक्चर 1 में हमने जान लिया था अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि की चर्चाएं कर ली थी। तो चलिए अब आज आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। हम अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी की जो किताब है उसी के अनुसार अपन चलेंगे, चाहे व्यष्टि करे चाहे समष्टि करे। हाँ, इसमें जो एडिशन करना होगा, जो कुछ मुझे लगेगा कि नहीं साहब बच्चों को इजी बनाने के लिए कुछ एडिशनल जोड़ना पड़ेगा, वो मैं दूसरी किताबों से जोड़ करके आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सामान्य अर्थव्यवस्था क्या है, और फिर बात करेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो भैया अपन लोगों ने लेक्चर 1 में पढ़ लिया था कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र में हमने एक ही बात जानी थी कि हमारे पास संसाधन जो होंगे वो सीमित होंगे, लिमिटेड होंगे। जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, जो भी सेवा है हमारे पास सीमित है, लिमिटेड है, और उन संसाधनों का इस प्रकार से इस्तेमाल करना है, उत्कृष्ट इस्तेमाल करना है, बेस्ट जो हम कहते हैं बेस्ट इस्तेमाल हम लोगों को करना है। मैंने आपको उदाहरण दिया होगा कि 1000 रुपए हैं, 1000 में से हम क्या क्या खर्चे कर सकते हैं, पर जो बेस्ट, जिनकी हमें पहले आवश्यकता होगी, प्राथमिकता होगी, हम वो खर्चे करेंगे। तो ये जो चयन है, जो हम चूज करते हैं, ये जो चयन करने की विधि है, यही पूरी अर्थशास्त्र है। और चयन हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है, हमारे पास कमी है, इसलिए हम चयन कर रहे हैं, और चयन कर रहे हैं इसलिए हमें अर्थशास्त्र पढ़ने की जरूरत है। ये बात हम लोगों ने लेक्चर 1 में डिस्कस कर ली थी। अब अर्थशास्त्र को आगे जाकर के क्या करा गया? 2 भागों में बांटा गया। अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं बताई गई। बोला गया एक व्यष्टि अर्थशास्त्र है, एक समष्टि अर्थशास्त्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र पे बड़े ही विस्तार से और विस्तृतपूर्ण तरीके से अपन ने पूरी एक टेबल लास्ट लेक्चर में बनाई थी, और उसमें मैंने समझाया था कि व्यष्टि और समष्टि में डिफरेंस क्या है, व्यष्टि और समष्टि में अंतर क्या है। ये हम पूरा जो है लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं। व्यष्टि क्या बात करती है? व्यष्टि बात करती है एक इकाई की, व्यष्टि बात करती है व्यक्तिगत की, इंडिविजुअल की, एक एक की बात करेगी। व्यष्टि का मतलब क्या होता है? स्मॉल होता है बेटा, छोटा, इंडिविजुअल। व्यक्तिगत की वो बात करती है एक व्यक्तिगत उपभोक्ता, जो उपभोग करने वाला होता है वो उपभोक्ता, एक व्यक्तिगत उत्पादक, जो उत्पादन करने वाला होता है उत्पादक, एक फर्म, ठीक है, एक कंपनी है उसकी बात कर रहे हैं, एक घर की बात कर रहे हैं, एक क्षेत्र, हर जगह एक शब्द का प्रयोग होता है, तो हम किसकी बात करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं। पर इन जब सभी इकाइयों को हम मिला लेते हैं, इनका कुल देखते हैं पूरे देश का, तब हम किस में पढ़ते हैं? हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण अर्थव्यवस्था के विस्तार से चर्चा करती है समष्टि अर्थशास्त्र, और व्यक्तिगत की बात करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत से शुरू करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसको याद रखना थोड़ा इसलिए भी आसान हो जाएगा कि मैंने बताया था व्यष्टि हम लोग यूं लिखते हैं, तो व्यष्टि से व्यक्तिगत और समष्टि से संपूर्ण। तो हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था कहां पढ़ते हैं? समष्टि में पढ़ते हैं। और व्यक्तिगत के बारे में हम लोग कहां पे पढ़ते हैं? व्यष्टि अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर। अब हम आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सामान्य अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होती है, पहले आप इस बात को समझिए। हम लोगों ने छोटी क्लासेस में हम लोगों ने ये पढ़ा था, हमने आर्थिक जो क्रिया है वो आर्थिक क्रियाओं की बात करी थी। आर्थिक क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जिनसे करने से हमें धन की प्राप्ति होती हो। ऐसे सारे काम जिनसे करने से मुझे आय मिलती हो, इनकम मिलती हो, मुझे पैसा मिलता हो, वो आर्थिक क्रिया है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, बच्चे मुझे फीस देते हैं, ये मेरी आर्थिक क्रिया है। डॉक्टर पेशेंटों को देखता है, वो फीस दे करके जाते हैं, ये उसकी आर्थिक क्रिया है। किसान उगाता है, उस माल को बेचता है, पैसे कमाता है, वो उसकी आर्थिक क्रिया है। ठीक है, एक रेलवे में ड्राइवर है, वो रेल चलाता है, उसको पैसा मिलता है, वो उसकी आर्थिक क्रिया है। तो वह सारे कार्य जिनको करने से हमें पैसे मिलते हो, धन मिलता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। और यहाँ पे अर्थशास्त्र में अर्थ का भी मतलब क्या है? धन है। तो ऐसे सारे कार्य जिनको करने से हमें धन मिले, वो आर्थिक क्रिया है। अब आर्थिक क्रियाओं में हम जब बात करते हैं तो हम इनको 3 भागों में बांट करके देखते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, तीसरा है बेटा तृतीय क्षेत्र। इन 3 क्षेत्रों में ही लोग काम करते हैं। या तो प्राथमिक क्षेत्र में काम करेंगे,
या द्वितीयक क्षेत्र में काम करेंगे या तृतीयक क्षेत्र में काम करेंगे। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक में क्या आता है, कृषि आ जाती है, पशुपालन आ जाता है, ये प्राथमिक में आ जाता है। इन पर मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि आप कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे, कक्षा 11 में भी मैंने पढ़ाया होगा, और नहीं पढ़ा तो आप भूगोल अगर आपके पास है, ज्योग्राफी है, तो वहां पर पूरा एक एक चैप्टर है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र कक्षा 12 में ही है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में जितने भी उद्योग है, इंडस्ट्रीज हैं वो आ जाएंगे, और तृतीयक क्षेत्र में सारी जो सेवाएं हैं, सर्विसेज है वो आ जाती है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं। वस्तुओं के उत्पादन का सीधा सा अर्थ है, वस्तुओं का मतलब है मूर्त वस्तु, मतलब टेंजिबल, जिनको हम छू सकते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं, और जो कि हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके, ऐसी छूने वाली ऐसी मूर्त वस्तु, मूर्त मतलब जिनका कुछ शेप हो, ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। जैसे मैं कहूं ये मार्कर क्या है, वस्तु है, क्योंकि मैं इसको छू सकता हूं। ये बोर्ड क्या है, ये वस्तु है, गुड है, इसको मैं छू सकता हूं। ये टी शर्ट क्या है, वस्तु है, मैं इसको छू सकता हूं। ये माइक क्या है, वस्तु है, मैं इसको छू सकता हूं। बेटा टेंजिबल है, छूने वाली वस्तु है, इनका एक रूप है, और ये मेरी क्या आवश्यकताओं को संतुष्ट कर रही है, इसलिए मैंने इनको क्या कहा, वस्तु का। तो ये दोनों क्षेत्र क्या है, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तृतीयक क्षेत्र वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा, सेवा का उत्पादन कर रहा है। सेवा का मतलब क्या होता है, अमूर्त रूप, जिसका कोई रूप ना हो, इंटेंजिबल हो, जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है, परंतु हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। आज आप सिर्फ ये महसूस कर सकते हैं कि मनीष सर अच्छा पढ़ा रहे हैं या बेकार पढ़ा रहे हैं, दैट्स ऑल। आप ऐसा नहीं है जो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं उसको आप छू सके, नहीं, फील कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसको फील कर सकते हैं बेटा। तो तृतीयक क्षेत्र में क्या आ जाती है, सर्विसेज आ जाती है। ये दोनों वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, ये सेवा का उत्पादन करते हैं। अब कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा था, तो इन तीनों क्षेत्रों में से किसी ना किसी में ही काम कर रहा होगा। अब हम एक बात देखिए, हम यहां पर इनमें से किसी ना किसी में काम कर करके हम लोग क्या बन गए, हम उत्पादक बन गए। हम इनमें से किसी ना किसी में काम कर करके हम उत्पादक बन गए। आज मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, तो मैं शिक्षा में उत्पादक हूं, मतलब यहां पर मैं क्या हूं, उत्पादक हूं, उत्पादन करने वाला हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं वस्तु या सेवा को बनाने वाला हूं। ठीक है भाई, मैं आज पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको सेवा दे रहा हूं, मतलब मैं उत्पादक हूं। भाई आज सोशल नहीं समझ में आएगी, या इको नहीं समझ में आएगी, पॉलिटिक्स नहीं समझ में आएगी, किसका नाम लोगे, मनीष सर का समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब मनीष सर कौन है, प्रोड्यूसर है, वो सेवा देने वाले व्यक्ति हैं। तो हम कहीं ना कहीं इन तीनों क्षेत्रों में काम कर करके हम लोग क्या है, उत्पादक है। अब उत्पादक है, इसके साथ साथ हमारा एक को रोल होता है बाजार में, एक और हमारा रोल होता है बाजार में, वो क्या है, उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, वस्तुओं का उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। वस्तुओं का इस्तेमाल करने वाला, वस्तु और सेवा का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। इस घड़ी को मैंने इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं उपभोक्ता हूं। इस टी शर्ट को मैं पहन रहा हूं, मैं उपभोक्ता हूं। इस मार्कर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं उपभोक्ता हूं। मैंने जींस पहन रखी है, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं उपभोक्ता हूं। मैं इस पेन का इस्तेमाल करता हूं, मैं उपभोक्ता हूं। हम जिस वस्तु का इस्तेमाल करते हैं हम उसके उपभोक्ता बन जाते हैं। यहां तक कि जो बात आपको बताई ये कोई नई कहानी नहीं है, पुरानी कहानियां हैं। पुरानी कहानी मैंने आज आपको वापस सुनाई है, क्यों, क्योंकि नई कहानी से जोड़ने के लिए। अब जैसे अब अपन बात करते हैं उत्पादक की, प्रोड्यूसर। ठीक है कि भाई ये किसी ना किसी वस्तु का क्या करता है, उत्पादन करता है, चाहे वो प्राथमिक में करे, द्वितीयक में करे, तृतीयक क्षेत्र में करे, किसी में भी वो उत्पादन करे। परंतु अब जैसे एक उदाहरण अपन ले लेते हैं, जैसे किसान का उदाहरण ले लीजिए। आज एक किसान है, इस किसान के पास क्या मिलेगा आपको, सोचो क्या मिलेगा। बोले सर जी सोचने की क्या बात है, किसान के पास खेती बाड़ी का सामान ही मिलेगा, उसके पास अनाज मिल जाएगा, गेहूं मिल जाएगा, चावल मिल जाएंगे, दाल, जो चीज वो उगाता है वो मिल जाएगी। बिल्कुल सत्य बात है, जो चीज वो उगाता है, जिस चीज का वो उत्पादन करता है, वो चीज उसको मिल जाएगी। अब परंतु क्या किसान को सिर्फ और सिर्फ वही चीज चाहिए, उसको सिर्फ खाने पीने के लिए दाल और अनाज ये मिल जाए बस बहुत है, जरूरी है। उसके अलावा और भी तो सामान चाहिए, शरीर को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए ना, कपड़ा। तो कपड़ा किसान के पास हो रही है, कपड़ा कौन देगा, टेलर जो है वो कपड़ा सील करके देगा, कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री कपड़ा बना करके देगी। इसके अलावा उसको अपने बच्चों को शिक्षा दिलानी है तो शिक्षा किसान थोड़ी देगा, शिक्षा टीचर्स देंगे। अपने बच्चों को डॉक्टर, बीमार होगा तो डॉक्टर को दिखाना तो डॉक्टर, किसान थोड़ी करेगा, कौन करेगा, डॉक्टर काम करेगा। मतलब मैं सिर्फ इतना से यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि जब हम उत्पादक हैं, हम जिस चीज में उत्पादन कर रहे हैं, हम उसमें से कुछ थोड़ा बहुत हमारे स्व उपभोग के लिए रख लेते हैं, स्व उपभोग के लिए रख लेते हैं। मतलब आज किसान ने गेहूं उगाया तो वो गेहूं में से कुछ भाग क्या करेगा, अपने पास रख लेगा कि हाँ भाई पूरे साल में मैंने
मुझे ने 100 किलो गेहूं उगाया और पूरे साल मुझे 10 किलो गेहूं की जरूरत होती है, 10 किलो उसने क्या कर लिया, खुद पे घर पे रख लिया। अब ऐसा तो है नहीं 100 किलो गेहूं पहले बेच देगा और फिर 10 किलो घर के लिए खरीद के लाएगा, पागल तो नहीं। तो अब 10 किलो खुद के लिए रख लिया, 100 मतलब सेल्फ और खुद उपभोग करेंगे, मतलब परिवार वाले उपभोग करेंगे, उसके लिए रख लिया। परंतु और जो बाकी बचा है उसको मार्केट में बेच देगा, और जो बाकी है उसको क्या कर देगा, बेचेगा, बेच देगा। और बेच करके वो क्या करेगा, आय प्राप्त करेगा बेटा, बेच कर करके वो पैसा प्राप्त करेगा, और पैसे प्राप्त कर करके वो उन वस्तुओं को खरीदेगा जिसकी कि उसको आवश्यकता है। जैसे कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए टीचर्स के पास भेजेगा, इलाज करवाने के लिए डॉक्टर्स के पास भेजेगा, कपड़े खरीद करके लाएगा, जूते चप्पल चाहिए वो खरीद करके लाएगा, और सारी वस्तुओं के लिए उसको क्या है, निर्भर होना पड़ेगा। तो तीनों क्षेत्रों में ऐसा नहीं है कि आज मैं टीचर हूं तो बस मैं टीचिंग से काम चल जाएगा। हाँ भाई, आज मेरा भतीजा है, मेरी जो भी गुड़िया हो, जो भी है, आज मैं उनको पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास पढ़ाने का टैलेंट है, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकता हूँ, पर मैं उनको कपड़े तो फ्री में नहीं दिला सकता ना। वो तो जिस भी दुकान पे जाऊंगा मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा। वो दुकान पे जाते हैं कुछ खाने के लिए मांगेंगे तो वो तो मैं फ्री में नहीं दे सकता ना। भाई मेरे में जो टैलेंट है मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, बाकी तो फिर दूसरी चीजों के लिए मुझे निर्भर रहना ही पड़ेगा। तो यहाँ से मैं ये आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो इतने भी जो उत्पादक हैं, जो भी व्यक्ति है, उसके पास संसाधन जो है वो सीमित है बेटा, जिससे कि वो अपने जीवन को बेहतर बना सके, अपना जो करियर है वो बेहतर बना सके। आज किसान है तो किसान के पास खाने पीने का सामान मिल जाएगा, परंतु दूसरे सामान उसको नहीं है उसके पास। आज टीचर के पास पढ़ाने का ज्ञान हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, संस्था हो सकती है, परंतु उसके पास कपड़े सीलने वाली मशीन नहीं होगी, कपड़े नहीं आएंगे उसके पास घर बैठे, उसको खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही आज उद्योगों में काम करने वाला व्यक्ति है तो वो उद्योग में काम कर रहा होगा, चाहे वो अच्छे से अच्छी वस्तु बना रहा होगा, परंतु उसको खाने के लिए किसान से ही अनाज मांगना पड़ेगा, गेहूं लेना पड़ेगा, उसको अपने बच्चों को पढ़ने के लिए टीचर्स के पास ही भेजना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम पहले उत्पादक के रूप में काम करते हैं, हम उन उत्पादक करके हम बेचते हैं, हम पैसा कमाते हैं, आय प्राप्त करते हैं। और आय जो है बेटा, अब आय क्या है, आय ऐसा तो है नहीं असीमित है, बिल्कुल करोड़ों रुपए यूं बस एक पेड़ घर में लगाया, जब चाहे तोड़ लिया, जब चाहे तोड़ लिया, जब चाहे पैसा तोड़ लिया, नहीं। तो मतलब आय भी एक क्या है, सीमित है हमारे पास, मतलब ये भी तो हमारा एक संसाधन ही तो है। भैया ये आया कहां से, किसान के काम करने से आया। किसान किस पे काम कर रहा है, भूमि पे काम कर रहा है, औजार मशीनों के इस्तेमाल कर रहा है, ये सब क्या था, संसाधन ही तो है। संसाधन क्या है कि जो भविष्य में उत्पादन करने के काम आ रहा हो, तो ये सब कुछ हमारे लिए क्या संसाधन का ही काम कर रहा है। उन्हीं संसाधनों से मैंने आय कमाई, और अब मेरे पास आय भी असीमित तो है नहीं कि भाई अनगिनत पैसा हो। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, इस जो असीमित हमारे पास संसाधन है, इस असीमित संसाधनों का, असीमित जो हमारे पास संसाधन है उसका सही तरीके से उपयोग करता हूं, उत्कृष्ट उपयोग करता हूं। उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है, बेस्ट, उत्कृष्ट उपयोग करने की कोशिश उनकी करता हूं कि भैया बेस्ट उपयोग उनका करूं जिससे कि मेरी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए। और जब मेरे पास संसाधन असीमित नहीं है, जब मेरे पास संसाधन असीमित नहीं है, मेरे पास संसाधन लिमिटेड है, मेरे पास मेरी जो आय है वो लिमिटेड है, परंतु मेरी इच्छाएं तो बहुत है। मैं ये चाहता हूं, मैं 10,000 रुपए कमा करके भी चाहता हूं घर में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, पर भाई इतना पैसा भी तो होना चाहिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम प्राथमिकता देते हैं, भाई ये काम जरूरी है, ये काम जरूरी है, ये काम जरूरी है। तो जब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि साहब घर में एक नई गाड़ी खरीदने से ज्यादा बच्चे की शिक्षा पे पैसा खर्चा करूं या गाड़ी खरीदूं, तो मैंने कहा सब शिक्षा पे खर्चा करें। तो हमने क्या करा, मैंने मेरी एक इच्छा को पूरा करने के लिए, मतलब बच्चे को पढ़ाने के लिए मैंने एक इच्छा को त्याग दिया, गाड़ी को त्याग दिया। मतलब एक वस्तु, एक सेवा को पाने के लिए आपको किसी ना किसी वस्तु या सेवा को त्यागना पड़ेगा। क्यों त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास संसाधन पूरे नहीं है बेटा, संसाधन सीमित है, संसाधन लिमिटेड है आपके पास, संसाधन लिमिटेड है आपके पास। और संसाधन होंगे तभी तो आप कुछ काम कर पाओगे ना, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आज मैं सोच रहा हूं साहब मैं एक बहुत बड़ी जगह जमीन खरीद लूं, मैंने सोचा एक बहुत बड़े जगह मैं जमीन खरीद लूं, और एक तरफ मैंने ये सोचा कि साहब मुझे ऑफिस जाने के लिए बेहतर गाड़ी की आवश्यकता है, गाड़ी खरीद लेते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास जो बजट था, मैंने सोचा यार कि जमीन बहुत ज्यादा महंगी आएगी, उतना पैसा भी नहीं है, और अभी गाड़ी खरीद लेते हैं। तो मैंने गाड़ी खरीदने के लिए क्या, जमीन का जो बात थी वो त्याग दी। क्यों त्यागी, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था। अगर मेरे पास अनगिनत करोड़ों पैसा होता तो एक तरफ जमीन के लिए साइन करता और एक तरफ गाड़ी के लिए, दोनों मेरे पास आ जाती।
पर मेरे पास संसाधन जो थे सीमित थे। ये बात आप समझने की कोशिश करिए कि हमारे पास संसाधन जो है, हम जिन चीजों से हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है, हमारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, वो चीजें हमारे पास लिमिटेड है, सीमित है। और सीमित है इसीलिए हमें क्या करना पड़ रहा है कि हमें चूज करना पड़ रहा है, चयन करना पड़ रहा है कि इस वाले की तरफ जाऊं या इस वाले की तरफ जाऊं। तो ये जो चयन कर रहे हैं ना, ये चयन वाली बात है ना, यहीं से अर्थशास्त्र का जन्म हुआ बेटा। हमें चयन करना पड़ रहा है। अब फिर कहता हूं कि सामाजिक विज्ञान के विषय किस प्रकार से जुड़े हुए हैं वो भी आप देखिएगा। हमें राजनीति विज्ञान में लोकतंत्र पढ़ते हैं, वहां पर भी क्या है, चयन है। ये नेता बढ़िया या ये नेता बढ़िया, ये पॉलिसी बढ़िया या ये पॉलिसी बढ़िया, ये कानून बढ़िया या ये कानून बढ़िया, तो वो भी क्या है, राजनीति विज्ञान। और आज हम अर्थशास्त्र में बात कर रहे हैं चयन की, कि हमें चयन करना पड़ता है साहब। सारी जो समस्या की जड़ है वो चयन है। और चयन की समस्या क्यों है? क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है, हमारे पास संसाधन लिमिटेड है। बिल्कुल यूं अंधाधुंध यूं नहीं है कि हाँ सब कुछ मेरे पास बहुत कुछ है, चाहो जैसे इस्तेमाल करो, नहीं 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 साहब, सीमित है, लिमिटेड है हमारे पास। और लिमिटेड है इसीलिए हमें चयन करना पड़ता है। और यह समस्या हर व्यक्ति को भी सामना करनी पड़ती है, यह समस्या हर परिवार को भी सामना करनी पड़ती है, यह समस्या हर राज्य को भी सामना करना पड़ता है, और इस समस्या का हर देश को, हर राष्ट्र को भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर देश, हर राष्ट्र के पास भी संसाधन सीमित होते हैं। आज हम ईरान, इराक से तेल क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमारे देश में तेल की उत्पादन नहीं है। आज वो हमसे अगर कृषि का सामान खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर कृषि वाली जमीन नहीं है। आज उनके पास जो संसाधन है वो सीमित है कि हाँ भाई तेल तो बहुत है पर बाकी दूसरे नहीं है, और हमारे पास कृषि में बहुत है, दूसरा तेल नहीं, तो सीमित है। इसलिए हम हमारा बेस्ट यूज करने की कोशिश करते हैं बेटा। यही अर्थशास्त्र है और यही आज का पूरा टॉपिक है सामान्य अर्थव्यवस्था में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं लास्ट लेक्चर की आपको याद दे ताजा कर दूं। हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र क्या है, व्यक्तियों या देशों के द्वारा साधनों की सीमितता। साधन का मतलब क्या है, मीडियम। ठीक है, एक तरीके से मैं कहता हूं मीडियम। अब भी मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया था, संसाधन। शब्दों को जोड़ने की कोशिश करिए, शब्दों को समझने की कोशिश करिए। संसाधन, और यहां पे क्या लिखा है, साधन। साधन का मतलब मीडियम। भाई आज कोई मुझसे पूछे सर आप घर से ऑफिस कैसे जाते हो, मैं कहता हूं मोटरसाइकिल से। तो मुझे घर से ऑफिस तक पहुंचाने के लिए मेरी आवश्यकता है, मेरी जरूरत है कि मैं ऑफिस पहुंचूं, और ऑफिस पहुंचने के लिए जो मेरा साधन है, जो मेरा मीडियम है, वो मेरी मोटरसाइकिल है। तो मेरी मोटरसाइकिल क्या बन जाएगी, मेरा संसाधन बन जाएगी। मेरा रिसोर्स है, मेरी आवश्यकता को, मेरी जरूरतों को पूरा कर रही है, भाई मेरी जरूरत को पूरा कर रही है, तो वो क्या बन गई, संसाधन बन गई। आज आप मुझे किस में देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं। मोबाइल क्या है, एक मीडियम है, मुझसे पढ़ने का साधन है, तो वो साधन आपके लिए क्या बन गया, संसाधन बन गया। तो पर अब ये जो साधन है या जिसे हम संसाधन कहते हैं, वो हमारे पास सीमित है बेटा, लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि भाई बहुत कुछ, बहुत ही कुछ, सब कुछ अनगिनत हो, ऐसा नहीं, लिमिटेड है हमारे पास, हर चीज लिमिटेड है। के कारण उत्पन्न चुनाव से संबंधित, हमारे पास क्या है, चुनाव से संबंधित करना होता है, हमें चुनना पड़ता है। समस्याओं के अध्ययन, जो ये चुनाव से संबंधित जो समस्या का अध्ययन है और उसका विज्ञान है और उसके समाधान है, उसी की कला को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। उसी की कला को हम लोग क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स कहेंगे, अर्थशास्त्र कहेंगे, कि जो सीमित संसाधन है उनमें से किसका चुनाव कर करके हम बेहतर बन सकते हैं या राष्ट्र को बेहतर बना सकते हैं। यही हमारी अर्थशास्त्र है, यही हमारी इकोनॉमिक्स है। समाज में लोगों को खाना, वस्त्र, घर, सड़क व रेल सेवाओं जैसे यातायात के साधनों, डाक सेवाओं तथा चिकित्सकों, अध्यापकों जैसी बहुत सी वस्तुओं तथा सेवाओं की प्रतिदिन जीवन में आवश्यकता होती है। तो ये ऐसी कोई बात है नहीं जो कि आप बिल्कुल ही बाहरी दुनिया से आए हो, आप मंगल से आए हो, आप सोच रहे हो सर वस्तु क्या होती है, सेवा क्या होती है, ये होता है सर, ऐसा नहीं है। तो आप सबको पता है कि हम लोगों को प्रतिदिन डेली हम लोगों को खाना भी चाहिए, हमें कपड़े भी चाहिए, हम डॉक्टर भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, परिवहन की सुविधा भी चाहिए, हमें बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है, हमें बहुत सी वस्तु और सेवाओं की प्रतिदिन जीवन में आवश्यकता होती है। तो ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनकी हमें डेली आवश्यकता होती है। अब वस्तुएं क्या है, वस्तुएं वह चीजें हैं जो टेंजिबल हो, जिनको हम छू सकते हैं और जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल को मैं छू सकता हूं, वो वस्तु है। और सेवा क्या है, इनटेंजिबल है बेटा, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसका कोई रूप ना हो, इंटेंजिबल है। ओके, तो इन सब की हमारे जीवन में प्रतिदिन डेली हमें आवश्यकता होती है, हमें जरूरत होती है। वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष को जिन जिन वस्तुओं या सेवाओं की आवश्यकता होती है, उनकी सूची इतनी लंबी है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास ये सभी वस्तुएं नहीं होती जिनकी उससे आवश्यकता होती है। ये बात आप क्लियरली समझिए। दो बातों को यहां पर क्लियर करिएगा। पहली बात तो यह है कि आज हम लोगों के पास संसाधन सीमित है और हमारी आवश्यकताएं, हमारी जरूरतें, हमारी इच्छाएं अनंत है। ठीक है, इच्छाओं को लेकर के तो भगवान श्री कृष्ण ने भी इतनी बातें कही है, अरे भाई व्यक्ति तू मर जाता है
इतने जन्म हो गए तुझे मरते मरते, पर तेरी इच्छाएं खत्म नहीं होती। अरे अरे इस बार मेरा बेटा कुंवारा रहेगा, अरे उसकी शादी देख जाता है। अरे ठीक है भाई, अगला जन्म लिया, इस बार बेटे की शादी, मेरा पोते की शादी और देख जाता तो ना, तो भाई जीवन सफल हो जाता। इच्छाएं कभी हमारी खत्म ही नहीं हो रही है। अरे इस बार जन्म में एक घर में ऐसी और लग जाता ना, साहब जिंदगी सफल हो जाती। इच्छाएं हमारी खत्म ही नहीं होती। पर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है ना बेटा, वो हमारे पास सीमित है, वो हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। तो यहाँ पर पहली बात तो इससे समझ जाइए कि हमारे पास संसाधन सीमित है, हमारी इच्छा असीमित है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती बेटा, आज ये है फिर वो चाहिए होगा, वो चाहिए होगा, वो चाहिए होगा, ये चाहिए होगा। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये है, ठीक है। तो जिसमें कि मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास संसाधन सीमित है और हमारी जो इच्छाएं हैं वो असीमित है, अनलिमिटेड हमारी इच्छाएं। और दूसरी बात क्या है कि हम किसी एक व्यक्ति किसी एक चीज का उत्पादन कर सकता है। जैसे आज मैं टीचर हूं तो मैं पढ़ा सकता हूं, मैं पढ़ाई से रिगार्डिंग में सारा काम कर सकता हूं, पर बाकी चीजों के लिए तो मुझे दूसरे पे निर्भर रहना होगा। कपड़े के लिए मुझे टेलर पे निर्भर रहना होगा, अनाज के लिए मुझे किसान पर निर्भर रहना होगा, और जो बाकी जो सेवाएं या वस्तु बना रहे हैं उन पर निर्भर रहना होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई मुझे बीमार हुआ, मैंने खुद ने स्टेथोस्कोप लगा के चेक कर लिया, हाँ नहीं साहब कोई बीमारी नहीं, नॉट पॉसिबल ना। तो मैं जिस काम को कर सकता हूं मैं वही काम कर सकता हूं। तो यहाँ पर दो बातें निकल करके आती है कि भैया हमारे पास वो सारी वस्तुएं या सेवाएं नहीं हो सकती जिनकी हमें आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यह है कि हमारे पास संसाधन जो है वो सीमित है और हमारी इच्छाएं जो है वो असीमित है। और दूसरी बात यह कि हर वस्तु या हर सेवा का उत्पादन हम लोग खुद नहीं करते, हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो उनसे हमें खरीदनी भी होगी। ठीक है, तो हमें बहुत सी वस्तु सेवाओं की आवश्यकता होती है, परंतु सच में जितने वस्तु और सेवाओं की आवश्यकता उसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी और वो सारी की सारी वस्तु और सेवाएं हर व्यक्ति के पास नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति जितनी वस्तुएं सेवाओं का उपभोग करना चाहता है उनमें से कुछ ही उसे उपलब्ध होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति, हर इंसान जितनी वस्तु और सेवाओं का उपभोग करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है, उनमें से उसके पास कुछ ही उपलब्ध होती है, उनमें से उनके पास कुछ ही उपलब्ध होती है। ये बिस्किट मैंने आपको दिखाया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं छोटा सा। आज आप में से काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में होगा। हो सकता है भाई आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका इंटरेस्ट 10th तक मैथ्स में रहा और सोचा मैथ्स लेंगे, परंतु बाद में पता चला यार नहीं आर्ट्स के साथ तो मैथ्स आ ही नहीं सकती, आर्ट्स के साथ तो मैथ्स आ ही नहीं सकती। तो अब आपकी इच्छा मैथ्स पढ़ने की भी थी पर आप मैथ्स नहीं ले सकते, ये रूल है, नहीं ले सकते। और हो सकता है पर आपका जो ड्रीम था वो आर्ट्स की तरफ ज्यादा था कि नहीं आर्ट्स ही लेंगे। जो बच्चे साइंस मैथ पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, उनकी इच्छा हो सकती है कि यार पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना था हमें, पर वो नहीं पढ़ सकते, नोट ऑप्शन। तो अब मैं यहां पे क्या होता है, जो हम चाहते हैं वो सब कुछ नहीं मिलता, वो सब कुछ उपलब्ध नहीं होता। तो जितनी वस्तु और सेवाएं हम लोग चाहते हैं वो हर वस्तु सेवा हमारे पास उपलब्ध नहीं होती, उसमें से कुछ ही, थोड़ा बहुत ही हमारे पास उपलब्ध होता है, कुछ ही हमारे पास उपलब्ध होता है। आज जो किसान था उसने अनाज उगाया, अनाज उसके पास हो सकता है परंतु बाकी दूसरी वस्तुएं तो उसके पास उपलब्ध नहीं है, वो उसको खरीदनी पड़ेगी। और खरीदने में भी ऐसा नहीं जो कुछ सब कुछ वो चाहता है वो सब कुछ खरीद ले, उसमें से भी वो कुछ ही खरीद पाएगा। बेटा जब किसी व्यक्ति कहते हैं कि भगवान ने भी हमें सब कुछ इसलिए नहीं दिया क्योंकि कल को हम खुद को ही भगवान समझ लेते, बिल्कुल सही बात है ना। तो कुछ चीजों की कमी रहती है और वो कमी कैसे दूर होती है वो अर्थशास्त्र की बात अलग है और भगवान वाला जो मैटर है वो अलग है। ठीक है, वो सब ऊपर वाले के हाथ में ही रहता है। इनमें से हर निर्णायक इकाई अपने पास उपलब्ध संसाधनों को उपयोग में लाकर कुछ वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन कर सकती है तथा अपने उत्पाद के एक अंश का प्रयोग अनेक ऐसी अन्य वस्तु सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कर सकती है जिनकी उसे आवश्यकता हो। देखिए यहां पर आप इस दो बातों को हम क्लियर करेंगे। ये देखिए पहली बात क्या बोली गई, इनमें से हर एक निर्णायक इकाई। यहां पर कहीं पर भी अगर शब्द का प्रयोग हो व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष का मतलब यहां पर है वह व्यक्ति या वह इकाई जो निर्णय ले सकती हो, निर्णय लेने में सक्षम हो, डिसीजन लेने में सक्षम हो, डिसीजन के लिए दूसरों पर निर्भर ना हो। अब इसमें क्या हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है। आज आप भी डिसीजन लेने के लिए निर्भर हो कि भाई मुझे आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, आप खुद डिसीजन ले सकते हो। तो डिसीजन एक व्यक्ति भी ले सकता है, तो एक व्यक्ति विशेष में वो भी आ जाएगा। एक परिवार भी लेता है, आज पूरा परिवार बैठ करके डिसीजन लेने साहब ये काम इतनी तारीख को होगा, इस तारीख इस हिसाब से होगा, तो वो भी क्या हो गया, एक व्यक्ति विशेष हो गया। एक फर्म एक कंपनी भी ले सकती है तो वो भी व्यक्ति विशेष हो गई। तो व्यक्ति विशेष में क्या आता है, एक कंपनी एक फर्म जो भी डिसीजन लेने के लिए काबिल हो वह क्या कहलाएगा, व्यक्ति विशेष कहलाता है, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्णायक इकाई। जो निर्णय कर सकती हो, जो डिसीजन कर सकती हो वो वाली यूनिट है। इसमें एक व्यक्ति, एक फर्म, एक परिवार, एक कंपनी, कोई भी हो जो भी डिसीजन ले सकता हो। तो जो भी निर्णायक इकाई है उसके पास जो भी संसाधन होंगे उनका उपयोग करके कुछ वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर सकती है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, जो भी मेरे पास संसाधन होगा
उसका मैं क्या है इस्तेमाल करके किसी चीज का उत्पादन कर दूंगा। आज मेरे पास ज्ञान था तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया और पढ़ा करके मैं शिक्षा दे रहा हूं। तो अब किसान के पास जमीन थी, उसके पास वो औजार थे जिससे खेती बाड़ी हो सकती है, उसने पहले खेती बाड़ी करी। तो जो संसाधन उसके पास है, जो चीज उसके पास है, सबसे पहले तो उनका इस्तेमाल कर करके वो क्या करेगा, कुछ चीजों का उत्पादन करेगा। जो उसने उत्पादन करा है उसमें से उसका एक अंश का प्रयोग अनेक ऐसी अन्य वस्तुओं व सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कर सकता है जिसकी उसे आवश्यकता हो। अब क्या हुआ, जिस चीज का उसने उत्पादन करा उस उत्पादन में से कुछ भाग है, जितना भाग उसको लगेगा उसको बेच कर करके वो पैसा कमाएगा और पैसा कमा करके उन वस्तुओं पर खर्च करेगा, उन वस्तुओं सेवाओं पर खर्च करेगा जिसकी उसको आवश्यकता है, जिसकी उसको जरूरत है। ओके, क्लियर यहां पर बात। अतः सब लोग मानते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जितनी अधिक होती है उनकी पूर्ति के लिए उसके पास असीमित संसाधन नहीं होते हैं। तो यहां पे साफ कहा गया है कि जिस व्यक्ति की जितनी आवश्यकताएं होंगी, आवश्यकताएं जितनी अधिक होंगी, उसकी जरूरतें जितनी अधिक होंगी, जरूरतें उसकी जितनी ज्यादा होंगी, उसके पास उतने ही असीमित संसाधन नहीं होते। मतलब ये सीधा सा कहना चाहता है कि मेरी जितनी आवश्यकता है, मेरी जितनी जरूरतें हैं, संसाधन मेरे पास उतने नहीं है बेटा, मेरे पास संसाधन उतने नहीं है। मैं जितना जो कुछ पाना चाहता हूं उसके लिए मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है। अब आप संसाधन में पैसा देख लो, किसी भी चीज को आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हो। ये जो मैंने यहाँ पर तस्वीर दिखाई है वो किस लिए दिखाई है, वो एक कंपनी की तरह दिखाई है कि साहब एक निर्णायक इकाई है, डिसीजन ले सकते हैं। तो जो यहाँ पर ये दीदी है, दीदी भी एक प्लानिंग कर रही है, डिसीजन लेने की सोच रही है, ठीक है। अब पता नहीं दीदी यहाँ पर देख रही है, बाहर बिल्डिंग को देख रही है, पता ही नहीं दीदी जहां भी देख रही है, पर दीदी आप डिसीजन ले लीजिएगा। वैसे दीदी को समझ में नहीं आ रहा होगा ये फॉरेन की है। चलिए, वह अन्य वस्तु तथा सेवाओं का त्याग करके ही वांछित वस्तुएं तथा सेवा अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकता है। तो अगर मुझे कोई वस्तु या सेवा चाहिए तो मुझे किसी ना किसी वस्तु या सेवा का त्याग करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि मुझे गाड़ी भी लेनी है और मुझे बच्चे को पढ़ाना भी है, तो मैंने सोचा गाड़ी को छोड़ दो, बच्चे को पढ़ा दो, ठीक है। तो मैंने एक सेवा को पा लिया और उसके लिए मुझे दूसरा छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे पास संसाधन जो है वो सीमित है, वो लिमिटेड है। एक उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए यदि एक परिवार बड़ा घर लेना चाहता है तो उसे कुछ खेती योग्य जमीन खरीदने का अपना विचार त्याग देना चाहिए। अब देखिए, एक परिवार क्या है, घर भी लेना चाहता है और खेती के लिए जमीन भी लेना चाहता है। तो अगर वो घर खरीदना चाहता है तो ये खेती वाला की जमीन वाले विचार त्याग दो, ये नहीं मिलेगा। और अगर ये खरीदना चाहते हो तो ये त्याग दो, और ये खरीदना चाहते हो तो ये त्याग दो, तभी आपको एक मिल पाएगा। क्योंकि जो संसाधन है वो सीमित है, तो पैसा जो है वो सीमित है। ऐसा तो है नहीं अनगिनत पैसा चल रहा है। सभी को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है और इसलिए प्रत्येक को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट प्रयोग करना पड़ता है। तो सभी को, सभी का मतलब है यहाँ पर हर व्यक्ति को, हर परिवार को, हर कंपनी को, हर राज्य को, हर जिले को, हर राष्ट्र को, पूरे विश्व को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। और कमी का अर्थ क्या होता है बेटा, कमी का अर्थ यह है कि जितनी डिमांड है, जितनी मांग है बेटा, उस मांग से कम क्या है, सप्लाई है। उस मांग से कम सप्लाई है। तो जब मांग ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो हम क्या कहते हैं, उसकी चीज की कमी है। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना 14 ग्राम खून होना चाहिए, पर किसी में 12 ग्राम है, तब हम कहते हैं कि भाई खून होना 14 ग्राम चाहिए। मांग जो शरीर को कितनी मांग की मांग है, 14 ग्राम की है, पर है 12 ग्राम, मतलब खून की कमी है। तो जब भी संसाधनों की कमी का सभी को सामना करना पड़ता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक देश, सब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट प्रयोग करते हैं, मतलब बेस्ट प्रयोग करते हैं, सबसे अच्छा प्रयोग करते हैं। अब आप लोगों का भी कक्षा 12वीं है, आप लोगों के पास भी 24 घंटे ही है, ठीक है। समय जो है वो भी संसाधन है, सीमित संसाधन है। तो इस सीमित संसाधन का बेस्ट प्रयोग करिए बेटा। जितना समय हो सके आप अपने पढ़ाई में दीजिए। आपको समय बचाना कहाँ से, मैं आपको ये भी कहता हूँ कि आपको समय मिले, आप 1 घंटे खेलने जाइए, आप खेलिए, आप अच्छा खाइए पिए, अच्छा रहिए। समय बचा कहाँ से सकते हो, आप सोशल मीडिया से समय बचा सकते हो। वो बेकार टाइम है, मत चलाइए सोशल मीडिया। यूट्यूब पर क्लास देखिए, अपनी पढ़ा बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया को 1 साल के लिए बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक सबको हटा दीजिए आप लोग, ठीक है। वहाँ से टाइम बढ़ सकता है। अपने टाइम का बेस्ट प्रयोग करो। बेस्ट प्रयोग कहाँ पे, खाने में, पढ़ाई करने में, खेलने कूदने में। अब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के चक्कर में हम खाना ही भूल जाए तो शरीर बीमार पड़ जाएगा, ऐसा नहीं। और ऐसा नहीं है कि हम सारे दिन खाते रहें, सोते रहें, पढ़ाई और खेलकूद भूल जाए, ऐसा भी नहीं। और खेलकूद के चक्कर में ऐसा भी ना हो कि पढ़ाई भूल जाए, चलो गई, मनीष सर ने बोला था खेलना भी,
आधे घंटे खेला करो, बाहर जाकर के आउटडोर गेम्स खेला करो, ठीक है, क्रिकेट खेल लिए, फुटबॉल खेल लिए, थोड़ी देर बाहर जाकर के घूम फिर करके आ गए, जॉगिंग कर ली, ठीक है, डुक 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 डुक, इस प्रकार से। तो ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट से भी जुड़े रहोगे तो हेल्दी बॉडी भी रहेगी, ठीक है। तो उत्कृष्ट प्रयोग आप भी करिएगा, 100% अपना दीजिएगा। और जैसे मेरा यही कहना है कि 0% डाउट और 100% मार्क्स का अपना टारगेट है। हमारी तरफ से आपको जो क्वालिटी है वो 100% है। हमारे पास जितने संसाधन है, हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, उसका बेस्ट प्रयोग आपके लिए किया जा रहा है। बस आप भी अपना बेस्ट प्रयोग करिएगा और आज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इस बार इको में कितने का टारगेट है। क्या 0% डाउट और 100% जो मार्क्स है वो सफल कर पाओगे आप? आज कमेंट बॉक्स में आपके लिए सवाल है। सामान्यतः समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में संलग्न रहता है तथा उसे ऐसी किसी वस्तु तथा सेवाओं से संयोजन की आवश्यकता होती है जिनमें से सभी उसके द्वारा उत्पादित नहीं होती। तो यहाँ पे क्या बात कही गई है कि हर व्यक्ति किसी न किसी वस्तु के उत्पादन में होता है। भाई आज मैं शिक्षा दे रहा हूँ, किसान खेतीबाड़ी कर रहा है, तो हमने देखा कोई ना कोई व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई द्वितीयक में, कोई तृतीयक क्षेत्र में, कहीं ना कहीं वो लोग काम कर रहे हैं, परंतु उसके पास वो सारी वस्तुएं नहीं होती, वो सारी चीजों का उत्पादन वो खुद नहीं कर पाता। तो उसको ऐसी वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है जिनका उत्पादन वो नहीं कर पा रहा है। यह कहना अनावश्यक होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं तथा उनके द्वारा किए गए उत्पादन के बीच सुसंगतता होनी चाहिए। तो यह बात कही गई है कि यह कहना अनावश्यक होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों की सामूहिक आवश्यकता है और उनके द्वारा जो किए गए हैं उनके बीच में सुसंगतता हो, मतलब जो उत्पादन करा गया है वो और जो उनकी जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखा जाए। समाज के संसाधनों का किसी भी रूप में विनिधान करने के फलस्वरूप विभिन्न वस्तु और सेवाओं के विशिष्ट संयोजन का उत्पादन होता है। अब विनिधान का मतलब क्या होता है? ठीक है, विनिधान का मतलब होता है बेटा इंग्लिश में एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब होता है कि जो हमारे पास संसाधन है उसका हम इस प्रकार से बंटवारा करें कि जो बेस्ट हो, मतलब हम संसाधनों का किस प्रकार से बंटवारा कर सकते हैं। ये जैसे मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, जैसे अभी मैंने कहा 24 घंटे आपके पास है, ये आपका संसाधन। अब आप इन 24 घंटों को किस प्रकार से बांटते हो, कितने घंटे आप सोने पर देते हो। अब कोई बच्चा हो सकता है जो 6 घंटे सो रहा हो और कोई सोचा नहीं सोना भी जरूरी, 10 घंटे सोएंगे भाई। तो अब एक ने 10 घंटे सोने पर दिए, एक ने 6 घंटे सोने पर दिए, एक ने बोला 8 घंटे पढ़ने पर दिए, एक ने बोला छोड़ो पढ़ाई 4 घंटे पढ़ लेते हैं, एक ने खेलने पे 2 घंटे दिए, एक ने 1 घंटा दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो संसाधन है उसको बांट रहे हैं कि कौन सी जगह कितना टाइम मेरा जाना चाहिए। उसी प्रकार से क्या होता है, जैसे मैं आपको सरकार का उदाहरण देता हूं, सरकार के पास भी जो पैसा है वो संसाधन है, तो सरकार भी क्या करती है, इतना पैसा इस बार प्राथमिक क्षेत्र के विकास पे खर्चा करा जाएगा, इतना पैसा इनके, इतना पैसा इनके, इतना पैसा गरीबों के विकास पे खर्चा करा जाएगा, इतना पैसा सड़कों के बनाने पे विकास पे खर्चा करा जाएगा। तो ये क्या हुआ, जो उनके पास संसाधन था सरकार का उसको बांटा गया है, उसका एलोकेशन करा गया, उसका विनिधान करा गया है। तो विनिधान का मतलब यही है कि जो हमारे पास संसाधन होते हैं उनको किस प्रकार से हम बांट रहे हैं, कि ये जो संसाधन है किस वस्तु या सेवा के निर्माण में कितना प्रयोग होगा, ये तय करना, ये विनिधान कहलाता है। तो समाज के संसाधनों का किसी भी रूप में विनिधान करने के फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का विशिष्ट संयोजन का उत्पादन होता है। तो जब हम इस प्रकार से बांट देते हैं कि हाँ भाई ये इतना इसमें, इतना इसमें, इतना इसमें, जैसे अब जैसे मान लीजिए पैसा आया मेरे पास 10,000 रुपये आया, तो मैंने बोला 2,000 रुपये बच्चे की फीस का हो जाएगा, 3,000 किराया हो जाएगा, 3,000 घर में खाना पीना, 2,000 एक्स्ट्रा। अब क्या होगी, जब मैंने बांट दिया ना, तो इससे क्या होगा, जिन भी आवश्यकताओं की मुझे जरूरत होगी वो ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करूंगा। मतलब मैंने जो उत्पादन करा उससे जो कमाया वो, और जो संयोजन जो मुझे आवश्यकता है उनके बीच में मेल बैठने की कोशिश हो जाएगी। इस प्रकार उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं को समाज के व्यक्तियों के बीच वितरित करना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। हर अर्थव्यवस्था में कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ केंद्रीय समस्याएं होती हैं। अब यह समस्या है क्यों, क्योंकि समस्या इसलिए है क्योंकि वस्तुओं की या संसाधनों की कमी है, और कमी होने के कारण हमें क्या करना पड़ रहा है, चयन करना पड़ रहा है और चूज करना पड़ रहा है, और चूज करने के कारण ही ये सारी की सारी समस्याएं। अगर कमी नहीं होती तो किसी बात का चयन नहीं करना पड़ता, और चयन नहीं करना पड़ता तो अर्थशास्त्र नहीं होता, और अर्थशास्त्र नहीं होता तो आज आपकी क्लास नहीं हो रही होती। तो सोचिए, कभी कभार कमी भी कुछ अच्छे काम करवा देती है ना। वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे जो जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधियां, जो धन से जुड़ी हुई गतिविधियां, उनमें हम लोग क्या करते हैं, हम उत्पादन करते हैं ना, उसका विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। भाई मैंने जो सामान बनाया वो उसको बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा, उसने जो बनाया वो बेचेगा, पैसे कमाएगा, और फिर हम उपभोग करते हैं।
ठीक है, मैंने पहले उत्पादन करा, उत्पादन करने के बाद जो वस्तु या सेवा बनाई उसका विनिमय करा, उसको बेचा, पैसा कमाया, फिर उससे वो वस्तु खरीदी जिनकी आवश्यकता मुझे है, मतलब उपभोग करा। तो उत्पादन, विनिमय और उपभोग ये जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधियां हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारे काउंट होती है। प्रत्येक समाज को इन आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है तथा संसाधनों की यह कमी ही चयन की समस्या को जन्म देती है। अब प्रत्येक समाज को इन आधारभूत जो आर्थिक क्रियाकलाप है, उत्पादन में, विनिमय में, उपभोग में, इनमें संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग से ही हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, आज संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। और ये जो कमी के कारण क्या होता है, चयन की समस्या को जन्म मिलता है, मतलब चूज करने वाली जो समस्या है उस समस्या को जन्म मिल जाता है। अगर कमी नहीं होती तो चुनना ही नहीं पड़ता ना भाई, सीधी सी बात है। जब मेरे पास अनंत पैसा है तो मैं सोचूंगा नहीं कहां खर्च करना, करो खर्च। पर जब पैसे की कमी है तभी तो सोचना पड़ रहा है कि भाई यहाँ इतना, यहाँ इतना। कमी होने के कारण ही मुझे चयन करना पड़ रहा है और चयन के कारण ही अर्थशास्त्र है। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि हमारे आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत उत्पादन, विनिमय और उपभोग ये हमारे जीवन के आधारभूत आर्थिक गतिविधियां ये होंगी, होना जरूरी है, नहीं तो इनके बिना जीवन कैसे चलेगा। मैं उत्पादन नहीं करूंगा तो मतलब मैं कुछ बेचूंगा नहीं, बेचूंगा नहीं तो कुछ कमाऊंगा नहीं, और कमाऊंगा नहीं तो मतलब फिर मैं खाऊंगा पीऊंगा क्या, मतलब मेरा जीवन ही बेकार हो जाएगा पूरा। तो उत्पादन, विनिमय और उपभोग ये जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं और इन सभी गतिविधियों के दौरान हमें संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है और इसी के कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती है। अर्थव्यवस्था में इन दुर्लभ संसाधनों के उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धी विकल्प होते हैं। अब ये जो दुर्लभ संसाधन, दुर्लभ का मतलब क्या होता है, ऐसे संसाधन जो कम हो, ठीक है, उनकी प्रतिस्पर्धी विकल्प है, उनका उपयोग जो है वो प्रतिस्पर्धी, मतलब उनके उपयोग बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे आज दूध है, मिल्क है। अब मिल्क के बहुत सारे यूज है, मिल्क से पनीर भी बन सकता है, मिल्क से दही छाछ भी बनता है, मिल्क से मावा भी बन सकता है, मिल्क से मिठाइयाँ भी बन सकती है। ठीक है, मिल्क बहुत काम में आता है। तो अब मिल्क के क्या है, उपयोग जो है वो बहुत सारे हैं। पर मान लो मिल्क की अगर सीमित हो, मिल्क की अगर लिमिटेड हो, तो फिर भाई ये देखा जाएगा किस चीज में ज्यादा जरूरत है, वो चीज आप देखिए। ठीक है, अब जैसे मैं आपको कहता हूँ जैसे डॉक्टर्स है, ठीक, अब डॉक्टर्स हमारे पास वैसे बहुत है, ठीक है, परंतु कोरोना के समय में ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स को क्या नहीं, सब कोरोना के लिए स्पेशल उनको पीपीई किट दिए गए, उनकी जनता की सेफ्टी करने के लिए, तो एक स्पेशल काम में उनको लगा दिया गया, पर उनका उपयोग बहुत है भाई। उस समय जो अलग अलग फील्ड के जो डॉक्टर्स है वो भी सब कोरोना पे विशेष फोकस बनाए हुए थे। तो अर्थव्यवस्था में जो संसाधन की कमी है, जो दुर्लभ है, उनके क्या है जो उपयोग होते हैं वो प्रतिस्पर्धी विकल्प होते हैं बेटा, कॉम्पिटिटिव होते हैं। मतलब एक ही संसाधन के बहुत सारे यूज हो सकते हैं, एक ही संसाधन के बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। जैसे चलिए मान लीजिए आज एक उदाहरण लेते हैं, आज आपके घर में एक ही गाड़ी होगी, एक मोटरसाइकिल होगी, वो मोटरसाइकिल आपके पापा को भी चाहिए होगी काम पर जाने के लिए। मान लेते हैं आपकी दीदी कॉलेज जाती है तो उनको छोड़ने के लिए भी मोटरसाइकिल चाहिए। मान लीजिए आप हो, आप स्कूल जाते हो, तो अब आपने बोला नहीं नहीं पापा मैं बड़ा हो गया हूँ, 12th में हो गया, मुझे भी गाड़ी चाहिए। अब संसाधन एक ही है परंतु उसका उपयोग बहुत सारे हो सकते हैं। पापा जी ऑफिस भी जा सकते हैं, दीदी को कॉलेज भी छोड़ा जा सकता है, मैं जो है मैं स्कूल या वहाँ भी जा सकता हूँ, घूमने फिरने के लिए भी जा सकता हूँ। तो संसाधन एक है और उसकी कमी है, तभी ये चयन करना पड़ा। देखो पापा जी आज आप ऑफिस ले जाओ, पर कल मुझे सिर्फ एक दिन घूमने के लिए दे देना, ठीक है, फिर बाकी आप वापस ले जाना। ठीक है, तो हमें चयन करना पड़ा। उस एक मोटरसाइकिल के ऑप्शंस बहुत है, बहुत काम आ सकती है, परंतु हम एक विशेष उद्देश्य पे उसका काम कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि वो अपने दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करेगा। तो यहां पर निर्णय करना पड़ेगा आपको, मतलब चयन करना पड़ेगा कि जिन संसाधनों की आपके पास कमी है आप उनका किस प्रकार से उपयोग करेंगे, उनका किस प्रकार से आप इस्तेमाल करेंगे, किस प्रकार से आप यूज करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा जो केंद्रीय समस्या है वो 3 है। हर अर्थव्यवस्था के सामने, हर देश के सामने 3 ये केंद्रीय समस्याएं होती हैं। ये 3 केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। तो सबसे पहली क्या है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, मतलब ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें। आइए क्या मतलब है इसका। प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि प्रत्येक संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं में से किन किन वस्तुओं और सेवाओं का वह कितना उत्पादन करेगा। मतलब सबसे पहली बात तो यह है कि भाई हम लोग क्या बनाएं। जैसे मान लीजिए कि हम खाने पीने का सामान उगाए, खाने पीने का सामान पे ज्यादा सरकार खर्चा करे, ठीक है, या इसके अलावा मान लीजिए जो विलासिता वाली वस्तुएं हैं, विलासिता मतलब जो सुख भोगने वाली, जैसे कार हो गई, एयर कंडीशन हो गया, इन पे ज्यादा सरकार खर्चा करे या कंपनी खर्चा करे, कोई भी, मतलब में किस चीजों का उत्पादन ज्यादा करना है। खाने पीने के सामान का उत्पादन ज्यादा करें, विलासिता वाली वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा करें, हम मेडिकल वस्तुओं का ज्यादा उत्पादन करें, ये सब कुछ क्योंकि चयन करना पड़ रहा है। अब जैसे कोरोना के समय अगर मैं कहूं तो कोरोना के समय हमें पता था भाई सबसे ज्यादा मेडिकल वाली चीजें, दवाइयां बनाओ,
पीपीई किट बनाओ, मास्क बनाओ, लोगों तक पहुंचाओ, वैक्सीन बनाओ, ये सब कुछ करा गया। तो हमने उस समय चुना ना, हमें चुनना पड़ा कि सब कुछ छोड़ो, इस अभी ये बनाओ। तो हर अर्थव्यवस्था के सामने सवाल होता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करा जाए, कौन सी वस्तु उत्पादित करे, खाने पीने की करे, विलासिता वाली करे। जैसे मान लो कि शिक्षा पे खर्चा करना है या घर खरीदने पे खर्चा करना है, तो फिर ऑप्शन आ गया कौन सी वस्तु, कौन सी सेवा का उत्पादन करना है। और उसके बाद सवाल आता है कितनी मात्रा में करें। चलो हमने बोल दिया भाई खाने के लिए गेहूं उगा लिया जाए, कितना, 100 किलो, 1000 किलो, 2000 किलो, 2500 किलो, कितना गेहूं उगा लिया जाए। तो सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि कितनी मात्रा में, कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और किन मात्रा में। ये सवाल आपके सामने भी है। पढ़ाई के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं और कितनी देर पढ़ूं हिस्ट्री पढ़ूं, पॉलिटी पढ़ूं, इको पढ़ूं, ज्योग्राफी पढ़ूं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं और कितनी देर पढ़ूं, ऐसा सवाल आपके सामने भी आता होगा ना। और चलो इको में भी व्यष्टि पढ़ूं, समष्टि पढ़ूं और कितनी देर पढ़ूं। फिर दूसरा सवाल है इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं। अब चलो आपने तय कर लिया कि भाई वस्तुओं का उत्पादन करना है, पर कैसे करें। अब आप बोलोगे सर हाथ पैरों से करवाओ, और तो करना कैसे है, इसमें चिंता वाली क्या होती है। ये भी सवाल है सर, बच्चा सा सवाल है, ऐसे सवाल आप हमें मत पढ़ाएगा, हम बड़े हो गए। अब भी देखो, अब भी बताऊंगा तुम लोगों को। प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं से उत्पादन करते समय किस किस वस्तु और सेवा में किस किस संसाधन की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाएगा। नहीं आया ना समझ में, शाबाश। तो अब आ जाओ इधर, इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं। कैसे करने का अर्थ यह है बेटा कि आप मानव श्रम लगाओगे या आप तकनीक लगाओगे, मतलब मशीनों का इस्तेमाल करोगे। मतलब आप किसी भी चीज का अगर उत्पादन करवा रहे हो तो आप मानव से करवाओगे या मशीनों से करवाओगे। किससे करवाया जाएगा, ठीक है, मानव से, मजदूरों से करवाए या मशीनों से करवाए। मशीनों में भी तो कौन सी मशीनों से करवाए, मानव से भी है तो किससे करवाया जाए, कौन से ज्यादा एक्सपर्ट है। तो यहां पर भी हमें चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पे भी अब जैसे आपने तय कर लिया भाई इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स किससे पढ़ा जाए, ये भी तो सवाल आ सकता है। किससे पढ़ा जाए या कैसे पढ़ा जाए, कैसे में क्या हो जाएगा, ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़े। तो आपके पास चॉइस आ गई ना कि हाँ भाई यहां जाना, ऑनलाइन जाना है, इस पर ऑनलाइन पढ़ना है। तो इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं। फिर तीसरा और अंतिम सवाल, इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाता है। अब किसके लिए कर रहे हो, अब आप बोलोगे सर जनता के लिए करा जा रहा है, पर रुको रुको जरा रुको बेटा। अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी, अर्थव्यवस्था के उत्पाद को व्यक्ति विशेष के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए। मतलब जो हमने बनाया है वो किसको दिया जाए, गरीबों में बांटा जाए, अमीरों को दिया जाए, किस वर्ग को कितना मिलना चाहिए, किन किन में बांटे, ठीक है, किसको दे किसको नहीं दे, ये सब कुछ। तो ये भी हमारे सामने तीसरा सवाल होता है। अब ये जो 3 सवाल है या जो 3 समस्या है, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीनों अर्थव्यवस्था इन तीनों समस्याओं का समाधान अपने अपने तरीके से करती है। कोई कैसे करती है, कोई कैसे करती है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये भी बता दो कैसे करती है, तो वो हम आगे जानेंगे, पर अभी लेक्चर खत्म हुआ नहीं है। अभी देखिए नोट, अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि विभिन्न संभावित वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ संसाधनों का विनिधान कैसे किया जाए। उन व्यक्तियों के बीच जो अर्थव्यवस्था के अंगे उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का वितरण किस प्रकार किया जाए। तो हर अर्थव्यवस्था को इस चीज का सामना करना पड़ता है कि जिन संसाधनों की कमी है, जिन संसाधन दुर्लभ है, उनका विनिधान कैसा किया जाए, मतलब उनको किस प्रकार से बांटा जाए, किस प्रकार से उन संसाधनों का बांटा जाए, फिर किस प्रकार से उनका उत्पादन कराया जाए और उत्पादन के बाद किस प्रकार से उनको वितरण किया जाए, किस प्रकार से उनको बांटा जाए। जो तीनों समस्याएं थी वो यहां आ जाती है। सीमित संसाधनों का विनिधान, जिन संसाधनों की हमारे पास कमी है उनका बंटवारा, बांटना। अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का वितरण ही किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो सीधे आमतौर पर अगर नोट में हम ये बात लिखें कि सीमित संसाधनों का विनिधान मतलब जो भी संसाधन हमारे पास कमी है उनका बंटवारा, सही प्रकार से बंटवारा करना, उनका विनिधान करना, और उसके बाद उन संसाधनों का बंटवारा करके जो हमने उत्पादन करा है उस उत्पादन का वितरण किस प्रकार से करा जाए, यही अर्थव्यवस्था की समस्या है। अंतिम वस्तु का मतलब क्या, अंतिम वस्तु अंतिम सेवाओं का मतलब क्या है, ऐसी वस्तु या सेवाएं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है जिनका बीच में हो उसका इस्तेमाल नहीं होता। अंतिम वस्तु सेवा वो होती है जिसका व्यक्ति इस्तेमाल कर लेता है, यूज कर लेता है, वह अंतिम वस्तु और सेवा कहलाती है। और इस वस्तु को बनाने में जिन वस्तुओं का प्रयोग होता है वह मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। आज जैसे मैं आपको बोलूं ये लो बेटा बोर्ड पढ़ लो, नहीं ना, आज मैंने वीडियो बनाया है, उसमें एडिट हुआ है, फिर वो आपके पास YouTube पर आया है, तो वो क्या है आपके लिए अंतिम सेवा है, ठीक है, वो हो गई। तो और इसके बीच में जितने भी काम हुए वो सारे मध्यवर्ती काम है। तो अंतिम वस्तु और सेवाओं का वितरण करना भी अर्थव्यवस्था की समस्या है। ओके, तो आज के लिए जो ये समस्या थी इनको मैंने क्लियर कर दिया है। आपको कोई समस्या हो, आपको कोई डाउट हो तो वो आप बता दीजिए।
कि कैसा लगा आज का लेक्चर, क्या डाउट है, कितना मजा आया आज इकोनॉमिक्स पढ़ने में। ठीक है, इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ पढ़ेंगे और 100 में से 100 के मार्क्स की तैयारी करोगे या नहीं करोगे आज कमेंट बॉक्स में बता देना। और अपने परिवार को, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सारी जगह तक फैला दो, क्योंकि इसमें आपके पास संसाधन की कमी नहीं, खूब है। सबको शेयर करो, सबको सोशल मीडिया पे सबको शेयर कर सकते हो, तो करो और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।